हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जूनियर अकाउंटेंट जो कि अभी हाल फिलहाल में ही नया अपडेट आया हुआ है इस विज्ञापन से संबंधित। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान यानी कि जयपुर की तरफ से आप लोगों का ये विज्ञापन है। तो कल ही ये अपडेट आया था, तो मैंने सोचा कि पूरी वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। सिलेबस, पैटर्न, सभी चीज़ें हैं इसमें। तो कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। ये परीक्षा आप लोग वो ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, दो पद हैं यहाँ पर, कनिष्ठ लेखाकार का और तहसील राजस्व लेखाकार का। कनिष्ठ लेखाकार की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 4911 पद यहाँ पर, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 279। टोटल पद है 5190। तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें तो 170 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 28 यानी कि 28 पद है। कुल पद हैं यहाँ पर 198। ठीक है, दोनों की यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को कर देना है। तो चलिए, ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जिन्होंने सीईटी यानी कि समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर की 2022 की पात्रता परीक्षा जो 28/4/2023 को जिसका रिजल्ट आया था, उसमें अगर आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है तो आप लोग ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म फिलअप है जिसमें 15 गुना स्टूडेंट्स लिए गए थे, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 2 वैकेंसी है इसमें, कनिष्ठ लेखाकार की और तहसील राजस्व लेखाकार की। ठीक है, और एक ही डिपार्टमेंट है ये। अब चलिए, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है सारी बातें, और उसी के बाद आपको अप्लाई करना है फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जैसे कि विज्ञप्ति 20 को आई है, मतलब विज्ञापन 20 तारीख को डला है, तो आप लोगों को 1-2 दिन सब्र करके फिर फिलअप करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी बार एरर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है, तो आपको जाना है ई मित्र की शॉप पर, या खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले एसएसओ आईडी में जाना होगा। जैसा कि आप लोगों की सभी की एसएसओ आईडी बन रही होगी, तो आप इन दोनों पोर्टल पे जाने के बाद आपको एसएसओ आईडी पर जाना ही पड़ेगा। वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा, जिसमें अप्लाई नाउ करेंगे आप। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है आपका, अगर उसमें आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो। उसके बाद आप एसएसओ के थ्रू सीईटी की अगर आपके पास पात्रता है, अगर आप क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले उसी के मार्क्स मांगेगा वो, अगर फिर वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आपको स्वयं का नाम, माता पिता के नाम और लिंग, जाति, भेद, ये सारी चीज़ें लिखना है, और इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकता है। जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी के हिसाब से आपका फॉर्म फिलअप होगा। फाइनल सबमिट करते ही आपको आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट सुरक्षित रखनी है, और किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा आप लोगों को पोर्टल पर नहीं मिलेगी। एक बार पंजीयन का शुल्क जो लग गया वो लग गया। ठीक है, ईमेल आईडी और पासवर्ड सही भरें, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाले हैं आप लोगों के। इस पर स्पेशल तौर पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपकी एप्लीकेशन आईडी आएगी, अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो आपका सबमिट नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। और ऑफलाइन अगर आप मतलब डालते हो फॉर्म, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन है ये। रिक्वायरमेंटल पोर्टल पर 2 हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, आप इनों पे कॉल कर लीजिएगा, और आपको और कोई संबंधित सूचना यानी कि कोई गड़बड़ लगे तो जानकारी ले लीजिएगा इन चीज़ों पर। और 2 वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जाना आपको एसएसओ आईडी में ही पड़ेगा। पंजीयन शुल्क की बात करें, फ़ीस क्या है, तो फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी की 600 रुपये लगेगी, और भी जो भी है अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी के 400 रुपये, दिव्यांगजन के 400 रुपये, और भी जो अदर हैं जो अनुसूचित जाति या उसमें हैं पर कम आय है, जिन्हों की 2.5 लाख से कम आय है, उन्हें 400 रुपये देने हैं। ठीक है, ये बात स्पेशल तौर पर आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी और सूचना है मैं आपको देने वाला हूँ। एक बार अगर आप लोगों ने फ़ीस भर दी ना भाई, तो वापस आपको किसी भी हाल में नहीं मिलेगी, पैसे डूबने वाले हैं। तो ध्यान से देख के भरिएगा। जिसकी 1.5 लाख है यहाँ पर, सॉरी 1.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख ही है। 2.5 लाख से कम है तो 400 रुपये लगेगा, और 2.5 लाख से
कम होने पर 400 रुपये, वरना आपकी जो कैटेगरी मैंने बताई है उस हिसाब से आपकी फ़ीस लगने वाली है। गलती से मेरे से 1.5-2.5 लाख हो गया होगा, यहाँ पर 2.5 लाख है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिस्टेक हो ही जाती है, किसी से भी हो सकती है। कनिष्ठ लेखाकार के यहाँ पर पद हैं, वो पद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 4911 यानी कि 4911 पद हैं यहाँ पर। तो 4911 पदों पर यह विज्ञापन है। इसमें क्या क्या है, सामान्य की अगर बात करें, जनरल के यहाँ पर 1242 पद हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 545 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 409 पद हैं, ठीक है। चलो जूम कर देता हूँ मैं। सामान्य के 1242 पद हैं, अनुसूचित जाति के 545 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 409 पद हैं। महिला के और विधवा के अलग अलग है, मैं सामान्य के बता रहा हूँ, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 714 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग आने वाला है, उसके 171 पद हैं सामान्य में। और अति पिछड़ा वर्ग के बाद आप लोगों के जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन लोगों के लिए 343 पद हैं यहाँ पर। और जो लोग लास्ट में बचे हुए हैं उन लोगों के 12 शहरिया जाति है, जो 12 की शहरिया जाति, वहाँ पर 17 पद हैं इसके, ठीक है। ये तो हो गया आपका कनिष्ठ लेखाकार के पद गैर अनुसूचित क्षेत्र में। फिर क्षेत्रीय आरक्षण आप लोग देख लीजिएगा। दिव्यांगजन का, मंत्रालय का और अभूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों का। उत्कृष्ट खिलाड़ी वे होते हैं जो ओलंपिक जीत के आए हुए हैं, कोई स्टेट लेवल है, अदर लेवल ये जीत के आए हैं वो। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 279 पद है, 99 सामान्य के हैं, 10 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के 88 पद है, 88 पद है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय आरक्षण आप लोग फिर से देख लीजिएगा। दिव्यांगजन के LU के 3 हैं, D के इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब तहसील राजस्व लेखाकार के रिक्त पदों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें 170 टोटल पद है, सामान्य के 43 पद है, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 19 पद है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 14 पद है। आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर 14 पद हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर कितने पद है, 25 पद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 पद यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, OBC के। उसके बाद बात करते हैं अपन अति पिछड़ा वर्ग। यहाँ पर सामान्य की मैं बता रहा हूँ 6 पद है यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग में। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 12 पद हैं। 12 की जो शहरिया जाती है उसके सामान्य 2 पद है सामान्य के, ठीक है। यहाँ पर ये बात तो होगी क्लियर आप लोगों की। क्षेत्रीय आरक्षण आप लोग देख ही सकते हैं। दिव्यांगजन, मंत्रालय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का इस टाइप से है। स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ बताने लगा तो बहुत लंबा वीडियो खिंच जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र कुल पद है 28, सामान्य के 10 हैं, अनुसूचित जाति के 1 पद है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 9 पद हैं। क्षेत्रीय आरक्षण आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अब पात्रता शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपका किन किन सब्जेक्ट में ये होना चाहिए, जैसे कि कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्था नई दिल्ली की इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की अगर बात करें तो ये जो वो है आपको प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विज्ञान में सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का नहीं, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों का होना चाहिए। होने से पहले परीक्षा साक्षात्कार के 2 चरण होंगे। पहले पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा, 2 पेपर होंगे उसमें। अन्य योग्यता स्वास्थ्य और चरित्र से संबंधित आपकी ये नॉलेज होनी चाहिए। राष्ट्रीयता आप भारत के नागरिक हो ऐसा कुछ है वो आप देख लीजिएगा। आयु की बात करें तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है। SC ST को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दे रखी है, ठीक है। और लोगों को यही छूट दे रखी है, 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दे रखी है। और कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे रखी है, ठीक है। और बाकी 40 वर्ष के जो भी लोग हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जैसे कि इन लोगों के लिए, दिव्यांगजन, इनों के लिए छूट दे रखी है आयु में, ठीक है। आयु सीमा 40 वर्ष होगी इनों की, इससे ज़्यादा के होंगे तो अलाउ नहीं है ये। और 40 वर्ष से नीचे के ये होने चाहिए, जब जाके ये अलाउ है। जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञापन में या भर्ती में, सीधी भर्ती परीक्षा होने वाली है। CET में जो स्टूडेंट्स पास हैं उन्हीं के लिए ये भर्ती है, तो ध्यान रखिएगा।
इधर उधर के तो भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप सबसे पहले वहाँ पे वेरीफाई होगा CET के जो भी आपके मार्क्स है वो वेरीफाई होंगे। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आपकी ज़्यादा काम के नहीं है, तो आप लोग फिर भी एक बार स्पेशल तौर पर देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। मैं पूरा बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगता है। वेतनमान की यहाँ पर बात करें तो पे मैट्रिक्स है इस वैकेंसी का L10, ठीक है। पेंशन की बात करें तो आपको पेंशन BC टाइप से मिलेगा, जैसे कि राजस्थान सरकार देती आई है। विवाह पंजीयन का, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। आवेदन और पंजीयन शुल्क ऑनलाइन तो 27/6/2023 से 26/7/2023 रात्रि 23:59 तक आपका आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रख लेगा, ध्यान रखना मतलब आप लोग, और अंतिम तिथि से पहले भर देना। परीक्षा का आयोजन होगा 17/9/2023 को आयोजित कराई जाएगी परीक्षा, ठीक है। फिर वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अभी बहुत दूर है। प्रवेश पत्र की बात करें तो वो भी आप लोगों को मिल ही जाएगा, जब पेपर होगा उससे थोड़े दिन पहले मिलता है, नॉर्मल सी बात है। 7-8 दिन पहले मिल जाता है, 2-3 दिन पहले भी मिल जाता है, ठीक है। सब आपको SSO ID पे मिलने वाला है, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो ही रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में भी आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो नियुक्ति की अयोग्यता की बात करें तो बहुत सारी अयोग्यता हो सकती है, जैसे कि कोई पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी थी तो वो पात्र मान्य नहीं होगा, मतलब 2-2 शादी वाले बिना इन्फॉर्मेशन के। ऐसी बहुत सारी सूचना यहाँ पर दे रखी है, वो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा काम की नहीं लगी मुझे तो। अब जो लोग इन चीज़ों से ग्रस्त है वो तो पहले ही समझते हैं ये सब चीज़, तो छोड़ो इन चीज़ों को भी। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र संबंध में प्रावधान, तो आपको जो मूल दस्तावेज है, मूल निवास और जाति, उसको स्पेशल तौर पर ध्यान रखिएगा, वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ पाई जाती है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर आपको अभी भी लगता है कोई मिस्टेक है तो पहले उसे सही करा लीजिएगा, अपडेट करा लीजिएगा उसे, और फिर उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा, अभी काफ़ी टाइम है। तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि होगी 9/9/2015, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा क्या क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से बताया गया है ये। मैं तो पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को अगर पूरा बताने लगूँगा पढ़ के एक एक शब्द तो आप भी समझते हैं बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो चलो ये सारी चीज़ें थी जो आप पढ़ ही रहे हो, आराम से पढ़ लो इन्हों को, इन चीज़ों को कोई ज़्यादा विशेष नहीं है ये। अनुसूचित जाति बस नॉर्मल सी बात थी कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है वो क्लियर होने चाहिए, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, फ़ोटो एक तो बचपन का ही लग रहा हो तो आप जवानी का लगा लीजिए, क्योंकि ध्यान रखना है आप लोगों को। नाम पते में आपका कोई मिस्टेक हो रही हो, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब चीज़ें आपको ना अभी देखनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो 7 दिन के बाद 300 रुपये देकर आप करा सकते हैं, फिर भी रह जाती है तो 7 दिन बाद एक्स्ट्रा फीस देकर 300 रुपये फिर करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम आप लोगों का आने वाला है, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, और फिर इंटरव्यू होगा। तो पहले पेपर में आपके हिंदी में 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 मार्क के, सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन 75 मार्क के, सामान्य विज्ञान की बात करें 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स से, गणित के 25 75 मार्क्स से, कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स से। टोटल अंक होते हैं 450, और यहाँ पर प्रश्न संख्या होगी 150, ठीक है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और समय सीमा आपकी रहेगी 2.5 घंटे, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर करने का। ये पहला पेपर है, ठीक है। गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंड स्तर के होंगे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंड स्तर का होगा, मतलब 10वीं स्तर का पेपर प्रश्न आपके क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के इस टाइप के। बही खाते की होगी, व्यापक पद्धति, लेखा परीक्षा और भारतीय अर्थशास्त्र, इनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, वही 75 नंबर के सेकंड पेपर ही है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। 450 यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं, 150 यहाँ पर प्रश्न है, 3 नंबर का एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम यहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। 2 पेपर आप लोगों के होने वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। 2 पेपर होने के बाद जैसे ही आप दोनों में, इनों का क्राइटेरिया भी है कि ये कितने कितने मार्क्स आपको लाने हैं, 100% में से आपको कितने % मार्क्स एलिजिबल हैं, ये तो लाने ही है, कंपलसरी है इतने मार्क्स। तो आप एक बार पूरा वापस से डबल से दिखाता हूँ, चलो अब डबल से देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको कोई दिक्कत हो तो।
अब बता देता हूँ मैं मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को कितने लाने हैं। जैसा कि पेपर फर्स्ट में आप लोगों को 35% मार्क्स लाने हैं और पेपर सेकंड में आपको 40% मार्क्स तो हर स्टूडेंट्स को लाने ही हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, ध्यान रखिएगा, चाहे जो तुक्के मत लगाइएगा, आराम से करिएगा। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आप लोगों के हिंदी आने वाला है। हिंदी में क्या क्या चीज़ें आने वाली है वो यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। संधि, संधि विच्छेद, रचना, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, सरल मिश्रित वाक्य, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश के सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में आने वाली है। सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, हिंदी के सिलेबस में ये चीज़ है। और इंग्लिश की बात करें तो आपके आने वाले हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आने वाला है। आर्टिकल डिटरमाइन आने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ आने वाली है। प्रीपोजिशंस आने वाली है। सैम्पल आने वाले हैं, जैसे ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स आने वाली है। एंटम्स और सिनोनिम्स आने वाली है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाले, मतलब वर्ड के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आने वाले हैं। और यहाँ पर प्रीफिक्स, सरफिक्स, वो चीज़ें भी आने वाली है, शब्द के आगे पीछे लगने वाली। तो ये बहुत सारा सिलेबस है इंग्लिश का, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए जल्दी में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, आराम से आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से संबंधित आपका जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य। तो राजस्थान का जीके आपका यहाँ पर भरपूर आने वाला है, ध्यान रखना है आप इस चीज़ का। राजस्थान के इतिहास से संबंधित होगी, राजस्व व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकांकीकरण, स्थापत्य कला, तो आंदोलन, स्थापत्य कला हो गया, प्रमुख विशेषताएं होगी, किले, स्मारक, कलाएँ, चित्रकला, हस्तशिल्प होगी, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें राजस्थान के भूगोल की, तो भूगोल में तो आप जानते हैं पूरा भूगोल भरपूर है। जनसंख्या, खान खनिज संपदा, प्रमुख सिंचाई, वनस्पति, वन, जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास की संभावनाएं। अब सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी जो भी है, लोक नीति, इन सब रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र मुद्दे, समृद्धि विकास योजना, आधारभूत संरचना संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में जो करंट अफेयर है, राजस्थान का करंट अफेयर आप लोगों के आने वाला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय की भी आने वाले हैं। दैनिक विज्ञान की बात करें तो ये बहुत सारा सिलेबस है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस है वो काफ़ी विस्तृत है, बहुत बड़ा सिलेबस है। गणित की बात करें तो गणित भी आएगी इसमें, कंप्यूटर भी आएगा इसमें, सब आएंगे इसमें भाई, सब जो भी चीज़ है वो सारी डाल दी, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है, तैयारी आप लोगों को करनी है, कैसे करनी है तो देख लीजिएगा आप, जो भी आपके 2-3 महीने में तैयारी हो पाती है वो कर लीजिएगा। सिलेक्टेड टॉपिक आप पढ़िए, जो आपको लगता है कि हाँ पेपर में आने वाले हैं वही उठाइएगा। ज़्यादा कचरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सिलेक्ट होना है तो, और अगर नहीं होना है तो आप पूरा कचरा पढ़िए, ठीक है। मतलब जो भी है आपको मोस्ट लगते हैं वो पढ़िए, कचरे का मतलब जो आपको बेकार लगते हैं कि हाँ ये नहीं आ सकता। तो द्वितीय प्रश्न है यहाँ पर, जो सेकंड पेपर होगा उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके वही खाता, बिजनेस से जो भी आपके अकाउंटेंट से संबंधित चीज़ें हैं वो सारा यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैं तो पढ़ने के मूड में नहीं हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि सब हवा में है मेरे लिए तो ये, क्योंकि ना वो अलग अलग लेवल का सिलेबस है इसका, बहुत अलग है, पूरी दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आप जैसे सिलेबस देखेंगे तो आधे तो यहीं पर घायल होने वाले हो आप लोग, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको करना है कोशिश, ठीक है। ट्राई आपको करना है, अपना बेस्ट देना है आपको। ज़रूरी थोड़ा है कि आप पूरा सिलेबस ही पढ़ें, आपको जो जो अच्छा लगता है, जो आपके फेवरेट टॉपिक हो वो सिलेक्ट करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पुराने पेपर ज़रूर देखिएगा आप, पुराने पेपर से आपको क्या आइडिया हो जाता है कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि नीति आयोग से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर।
बहुत सारी एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भी इसमें डाल दी है, देख लो आप, एग्रीकल्चर भी है इसमें। तो भाई साहब बहुत बुरा बुरा बहुत बड़ा सिलेबस है, बुरा भी है, बुरा तो है ही, साथ में बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को आइडिया लेना है कि कितने घंटे आप पढ़ सकते हैं जब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास जुलाई का महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर में आप लोगों के पेपर हो जाएंगे शायद। तो पहले मैंने डेट बता दी, तो उस हिसाब से देख लेना आपके पेपर कब हैं, और आप जितना पढ़ सकते हैं उसी हिसाब से पढ़िएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने चाहिए प्रीवियस ईयर के, वो बेस्ट रहेंगे। और आज का वीडियो लगभग यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे अपन लोग, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था ये। हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को बोलने में मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके मैसेज वहाँ पर छोड़ सकते हैं, कमेंट में भी आप छोड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। आप लोगों ने इतना बड़ा वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और साथ में ही आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।